एसएचएम के अगर आप कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स को ओपन करो तो आपको पहली कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक मिलेगी। जैसे आपको ना एसएचएम की क्वेश्चन दे देगा, विश्वास नहीं होगा आपको कंपेयर करके ए निकालना है, फाई निकालना है। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे ऐसे। आपको एसएचएम की क्वेश्चन देगा, वो कहेगा एम्पलीट्यूड निकाल दो, जैसे साइन में, कॉस में, जैसे हमने किया, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कर रहे थे वैसे मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला बेस्ड, जैसे हमने एनसीईआरटी के किए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, काइनेटिक निकाल दो। ये सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और ये कितनी की होंगी? 150 में से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चंस इस कैटेगरी के होंगे। तो अगर आप बेसिक भी करके जा रहे हो तो उस कैटेगरी को तो आप बहुत इजीली कर ही लोगे खत्म। हम करेंगे पी बाई क्यू तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रियल टाइम प्रॉब्लम पे होंगे। जैसे हम लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि वो टनल डिग कर दी, वो थोड़े से एक लेवल ऊपर है क्योंकि इसमें क्या ढूंढनी पड़ती है? रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, उस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे जो थोड़ी एक लेवल ऊपर चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक अर्थ है और ये इसके अंदर एक टनल बना दी हमने, डायमीटर के अलोंग टनल है। हमने लास्ट टाइम कल भी ये किया था और मैंने एक बॉल को इसमें फेंक दिया, वो बॉल नीचे आएगी किसी भी इंस्टेंट पर, लेट अस सपोज वो यहां पे आ गई और सारे डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है? y। हालांकि मैंने एनसीईआरटी की डेरिवेशन काफी इजी करी थी, उसमें ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया था जी डैश का और बोला था रिस्टोरिंग फोर्स है mg डैश, और 1 मिनट में आंसर आया था। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, बढ़िया तरीका है। वो कहता है लेने की जरूरत क्या है, डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, बस आप मुझे ये बता दो अगर ये बॉल अर्थ के अंदर जा चुकी है, पॉइंट मास m, अर्थ का मास कैपिटल M है, लेकिन इस अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ खींचना है। मैंने ये कल क्लास में क्या कहा था? ये खींचेगी अर्थ और किस फोर्स से खींचेगी? -mg डैश। आपने यहां g डैश निकाला, आपका आंसर आ गया। एक और तरीका है, ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओ। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको सिखाया गया था कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आप अर्थ के इनसाइड हैं m और अर्थ आपको कितनी फोर्स से खींच रही है, तो आप ग्रेविटेशनल का न्यूटन का लॉ लगा दो, Gm1m2/r²। लेकिन ऐसा लग नहीं पाता, इसलिए क्योंकि सिर्फ अर्थ का ये वाला हिस्सा ही आपको खींच पाएगा। ये हमने ग्रेविटेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो यहां पे, तो आपको पूरी की पूरी अर्थ खींचती है। लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जा चुके हो तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन ही आपको खींचेगा। तो आपको शेडेड पोर्शन का क्या निकालना पड़ेगा? मास m डैश। अर्थ का मास तो अब m रहा नहीं, अर्थ का मास तो m डैश हो गया। तो येलो पोर्शन m डैश इस पॉइंट मास को खींचेगा बाय अ फोर्स ऑफ -g m डैश इंटू m/y का स्क्वायर। ये है इसकी रिस्टोरिंग फोर्स। तो पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? तो ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इसके अंदर अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू m में m से m क्या हो गया? कैंसल। m से m कैंसल, तो a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर a प्रॉब्लम ये है कि आपको m डैश नहीं पता, अर्थ का वो शेडेड मास नहीं पता, वो कैसे निकलेगा? वो वॉल्यूम वाइज निकलेगा। टोटल अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M। टोटल अर्थ का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और हम वो शेडेड मास ढूंढ रहे हैं, शेडेड मास का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई y क्यूब, पाई y क्यूब। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वाइज है, तो मास बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो ये m डैश की वैल्यू आ गई। इस m डैश की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दें, और जब यहां पे पुट करेंगे तो g m r क्यूब सब कॉन्स्टेंट्स हैं, a प्रोपोर्शनल टू y विद नेगेटिव साइन है, यानी कि एसएचएम में एसएचएम की इक्वेशन लिख दें, ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लें। ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम को क्या पुट कर सकते हैं? जी आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, सेम आंसर आएगा जो आपने कल क्लास में निकाला था। पर हाँ, ये भी एक तरीका है। तो एक तरीका तो वो है ही है, जी वो ज्यादा इजी था वैसे जी डैश निकाल के पुट करने का। ये थोड़ा सा लंबा है पर इट्स ओके, दोनों ग्रेविटेशन रिजल्ट ही यूज करते हैं। लेकिन ये क्यों करवाया, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि जो जो टनल है वो कॉर्ड की तरह, जैसे लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था। अब कहते हैं कि इस बॉल को यहां से छोड़ दिया, ये बॉल इस सेंटर के अबाउट एसएचएम में मूव करेगी, ये प्रूव करो और इसका टाइम पीरियड भी निकालो। तो जब ये बॉल यहां पे है, इस बॉल का सेंटर ये बनेगा। अब देखो अर्थ का सेंटर तो ये है, पर टनल का सेंटर ये रहा। इस टनल के सेंटर से दूरी मान लो x है, क्योंकि वेरिएबल डिस्टेंस हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है, ये मीन होगी और बॉल की कहीं ना कहीं इसके आसपास एक्सट्रीम बनने वाली है। बॉल को कौन खींचेगी? अर्थ। अर्थ फोर्स कहां लगाएगी? टुवर्ड्स सेंटर। ये देख रहे हो कैपिटल F कहां है? टुवर्ड्स सेंटर। और अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? y। अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी y, लेकिन इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? x। दो वेरिएबल्स हैं, जैसी बॉल इधर जाएगी y भी चेंज होगा और x भी चेंज होगा। मान लो ये एंगल थीटा, ये 90, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। तो जो अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है F, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, F कॉस और F साइन। तो कौन सी फोर्स इसको इस सेंटर की तरफ लेके जा रही है? F कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विद नेगेटिव साइन, इसलिए बिकॉज दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स है और F का फॉर्मूला, अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है इस बॉडी का, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या है? y। बिल्कुल सेम, सेंटर से डिस्टेंस क्या है? y। और हमने ये फोर्स ऑलरेडी निकाल रखी है, ये रही। तो सेम फोर्स को उठा के मैंने यहां पर पुट कर दिया, जी m डैश इंटू बॉल का मास बाय वाई स्क्वायर, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या बनेगा? x डिवाइडेड बाय y। साइन थीटा x बाय y ये रहा। m डैश अभी आपने निकाल लिया था, वही वॉल्यूम वाइज जो सेम अभी ऊपर किया था, सेम पुट कर दो। सॉल्व करके आपके पास सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर सेम आ गया जो ऊपर आया था। SHM प्रूव हो गया, a प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन। तो यहां से कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू ऊपर और नीचे सेम है, इसलिए इस रिजल्ट को सीधा याद करेंगे कि टनल कैसी भी हो, चाहे कॉर्ड हो या ना हो, चाहे डायमीटर हो, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। और कभी कभी वो ओमेगा पूछ लेता है, तो ओमेगा के फॉर्मूला है वो। तो अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद करना, तो आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन में पुट करके कैपिटल GM को स्मॉल g r स्क्वायर पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? वो कैसे? ये वाला m डैश फोर्स, ये वाला स्टेप, ओ ग्रेविटेशन का रिजल्ट है। कैपिटल GM स्मॉल g r स्क्वायर नहीं होता था? स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता है? G कैपिटल M बाय R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो ग्रेविटेशन का कॉमन रिजल्ट है। पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कल हम जो टॉपिक कर रहे थे उसकी एक्सटेंशन है ये। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव शीट्स हम ट्राई कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करो, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं इसमें। बहुत शीट्स हैं SHM की तो यहाँ पे। हाँ, हो सकता है। करो स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अपना पेन और कॉपी निकालो और ट्राई करो। स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन है ये, और शीट नंबर हो सकती है आपकी 66 है, मेरी तो आपकी 70 के आसपास होनी चाहिए। मुझे नंबर बता दो क्या ऑब्जेक्टिव शीट का। 68 ऑब्जेक्टिव शीट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर होगा, एक बार चेक करिए प्लीज।
कल भी किया था। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सबको मालूम है। कैसे, कहाँ डाल दिया इसे, ट्रॉली के रूफ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रॉली लेफ्ट जा रही है ए, तो पेंडुलम कहाँ जाएगा, राइट जाएगा, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो एक एक्सीलरेशन कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स राइट, और एक कहाँ लग रही है, नीचे, जी। तो नेट एक्सीलरेशन क्या लगेगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लास्ट टाइम किया था हमने ये सब्जेक्टिव में। और आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसने क्या पूछा, उसने सिर्फ जी डैश पूछा, उसने सिर्फ एक्सेलेरेशन पूछी है, नेट क्या होगी, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेंस नीट में आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलने वाला है, एक बार ट्राई करो इसे। तो क्या क्वेश्चन है, एक पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ एस एच एम हैज अ पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड। एंड अंडर द अफेक्ट ऑफ अनदर टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। तो अगर मैं फोर्स, पहली फोर्स लगाता हूं, उससे मान लो पेंडुलम को मूव करता हूं, ऐसे जो कोई एग्जांपल मन में मान लो, पेंडुलम को मूव करता हूं, तो मेरा टाइम पीरियड क्या आता है, पहली फोर्स से 3 सेकेंड। फिर मैं फोर्स चेंज कर देता हूं, मैं F2 फोर्स लगाता हूं, और F2 फोर्स लगाने पे टाइम पीरियड क्या आता है, 4 सेकेंड। फिर मैं कह रहा कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, मैं F1 प्लस F2 लगाता हूं। अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है। तो मेरे को एक चीज पता है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो मैं नई फोर्स लगाऊंगा वो किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2। पहला स्टेप क्लियर है, सही है। पहले फोर्स F1 है, फिर फोर्स F2 है, फिर दोनों ऐड करके F है। नेक्स्ट है F1 क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू इसकी एक्सेलेरेशन A1, मास इंटू इसकी एक्सेलेरेशन A2, मास इंटू नई एक्सेलेरेशन A। अब क्योंकि सिस्टम SHM में है, SHM में एक्सेलेरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसमें मास इंटू माइनस ओमेगा, ये 1 स्क्वायर, ये ओमेगा 2 स्क्वायर वाई, क्योंकि टाइम पीरियड डिफरेंट है तो ओमेगा की वैल्यू भी डिफरेंट है। और मैं ये चाह रहा हूं जब इकट्ठी फोर्स लगी दोनों, तो भी आपका जो एक्सेलेरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर, लेकिन नई डिस्प्लेसमेंट इसमें भी क्या है, वाई। सब कुछ सेम है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। कैंसल कैंसल, सब कुछ कैंसल। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, और ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाय T1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई बाय T2 का स्क्वायर। ये लो, तो 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, 2 पाई बाय T1 का स्क्वायर, 2 पाई बाय T2 का स्क्वायर, 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो एक शॉर्टकट आ गया, 1 बाय टी स्क्वायर इज 1 बाय T1 स्क्वायर प्लस 1 बाय T2 स्क्वायर। आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 3-3 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कभी ओमेगा में मिलेगा, कभी टी में मिलेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो आपने कुछ नहीं करना, एक शॉर्टकट याद रखना है। क्या शॉर्टकट है, फॉर्मुला रजिस्टर में एंटर भी कर लेना है इसे, कि अगर आपके पास पहली फोर्स लगती है, टाइम पीरियड T1 है, और अगर दूसरी फोर्स लगती है SHM में, टाइम पीरियड T2 है, और नई अगर आप दोनों कंबाइंड फोर्सेस लगाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, T। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1 बाय टी स्क्वायर इज 1 बाय T1 स्क्वायर प्लस 1 बाय T2 स्क्वायर। आंसर है। और कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे किया था।
रिजल्ट ये रहा 1/t², 1/t1² 1/t2² लगेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, तो आप चेक कर लेना। t1 आपको पता है, t2 आपको पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी आंसर। अजम्पशन है ना, काम तो सेम ही करना है, मान स्प्रिंग को खींचना है। अगर सबको डिफरेंट ही कर दिया फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ तो कॉमन चीज़ होगी। दो मिलके भी वही काम करते हैं जो अकेले के लिए फोर्सेस करती हैं, नहीं तो वाई कटेगा ही नहीं, फिर तो फंस ही जाएंगे यार। अजम्पशन है कि वाई तो सेम ही है। जैसे ये क्वेश्चन करो, थर्ड का आंसर निकालो। Vibrate in SHM along a straight line. Its greatest acceleration, ये greatest acceleration क्या होती है? Maximum acceleration. Maximum acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? A ओमेगा स्क्वायर गिवन है 5π². And when its distance from equilibrium position is 4, velocity is 3π. वेलोसिटी का और y का एक ही रिलेशन में आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस y²। तो आप यहां पर वेलोसिटी को 3π पुट करेंगे, जब y की वैल्यू कितनी है इसमें 4। तो आपकी क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 1। ये तो गिवन ही आपको, और तो कुछ गिवन भी नहीं है, तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन तो ये हो गई, दूसरी क्वेश्चन आपके पास ये हो गई। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इसको स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, डिवाइड कर दें, कैसे भी करें। इसमें ओमेगा निकालने और ए निकालने, क्या आ रहा है चेक करें। तो इसको सॉल्व करें। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बना ली, और मैंने इसको स्क्वेयरिंग कर लिया, थर्ड इक्वेशन आ गई। फिर मैंने थर्ड और 1 को डिवाइड कर दिया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया और मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ए आ गया, फिर ओमेगा तो आ ही जाएगा। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला और वी का फॉर्मूला। तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन वाई है, 4 सेंटीमीटर इसमें वाई है, और वेलोसिटी आपको पता है। तो वी और वाई का फॉर्मूला ही एक अपने को आता है, ये फॉर्मूला वी और वाई का। वी मैक्स ए ओमेगा होता है, ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर ऐसे। ठीक है, क्लियर है सबको कैसे करना है? इसे हो जाएगा सॉल्व। ये इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एक पार्टिकल SHM में एम्पलीट्यूड ए है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये बताना है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है। क्या करें इसमें बताओ? काइनेटिक एंड पोटेंशियल के एनर्जीज को
इक्वेट कर दें। हमने सब्जेक्टिव शीट में भी किया था, याद करो, मैंने कहा था बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्लस माइनस ए बाई रूट 2 आंसर आता है इसका, सेम क्वेश्चन है ये। तो आपने काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट कर देना है, तो इक्वेट कर दें। ये फॉर्मूला काइनेटिक का, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का आपने किया था क्लास में, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। और चेक करें y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस ए बाय रूट 2, ठीक है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लो, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉब क्या है? मतलब पेंडुलम को मैंने थीटा मोड़ दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये होती है, थीटा मोड़ दिया और छोड़ दिया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? आसान है, बी आर है। इसमें सर्कुलर मोशन का थीटा नहीं है, पेंडुलम का ही एंगल थीटा है। काफी लोग इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं ए ओमेगा, वो ये नहीं सोच पा रहे कि तो वर्क पर एनर्जी की प्रॉब्लम है। इसमें एसएचएम लगा, देखो जरूरी नहीं कि चैप्टर एसएचएम है तो यही लगेगा, वर्क पर एनर्जी है, थीटा है। यहां से पेंडुलम चला, जैसे नीचे आया, नीचे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो करो एनर्जी कंजर्वेशन, लगा दो, कुछ करने की जरूरत क्या है। तो याद करो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहां पर और यहां पर विल रिमेन सेम। और वर्क पर एनर्जी में याद है हम ये हाइट कैसे निकालते थे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल के लिए अपने को हाइट चाहिए, तो इसके लिए ये एल है, तो ये क्या आता था, एल कॉस थीटा, तो फिर ये क्या आता था, एल माइनस एल कॉस थीटा। मैंने कहा था ये नोट कर ले, हम सीधा यूज किया करेंगे पेंडुलम के केस में, ये हाइट इज एल माइनस एल कॉस थीटा, तो यहां पर पोटेंशियल है और यहां पर सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, तो निकाल दो वी मैक्स, इसमें ए ओमेगा की जरूरत क्या है, तो ये भी सही तरीका है। तो एच की जगह पुट कर देंगे एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉल्व करके 1 माइनस कॉस थीटा मैथ्स में क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मेडिकल के लोग नोट करेंगे फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट ले आंसर। तो ये तो मतलब कि कुछ भी लग सकता है, वर्क पार्क लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, जो आपको सबसे ज्यादा डेटा गिवन है उसके हिसाब से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करता है। एसएचएम लगाएंगे वो भी लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि एसएचएम के फॉर्मूलाज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अपने हमने ना थीटा को यूज नहीं किया कहीं, इसलिए वो लग नहीं रहा। वर्क पर एनर्जी में हमने थीटा ही यूज किया है, इसलिए वर्क पर एनर्जी लग रही है। कई बार सोचते हैं कि कैसे पता लगेगा, वो थीटा, ये जो एंगल गिवन होते हैं ना, उसमें नॉर्मली जो मैंने देखा है वो वर्क पर एनर्जी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दें, डिस्प्लेसमेंट की तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 3 साइन 3140 प्लस 4 कॉस 3140, एंगल दोनों में सेम है। एम्पलीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 5। ये तो इजी है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, ये लो।
क्या क्वेश्चन है? वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L इज टाइड टू अ सीलिंग। सीलिंग से टांग दी एक लेंथ L को, स्प्रिंग नहीं है, बस एक लेंथ है। अनदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक स्ट्रिंग ले ली और एक स्प्रिंग ले लिया। मास m हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे मास लगा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर आर a एंड y, यानी कि वो वायर इलास्टिक वायर है, तो यंग्स मॉडुलस उसका y है। इफ द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज, तो टाइम पीरियड क्या होगा सिस्टम का, ये बताया जाए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपके पास एक लगा दी उसने वायर, एक लगा दिया स्प्रिंग, और ये रहा मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, और ये वायर है जिसका यंग मॉडुलस क्या है y, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a। तो यंग्स मॉडुलस होता क्या है? यंग्स मॉडुलस है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L बाय L, और आपको याद होगा यंग्स के चैप्टर के अंदर हमने फोर्स अपॉन डेल्टा L को क्या पुट किया था? स्प्रिंग कांस्टेंट। मैंने शॉर्टकट बताया था, आप y को k में और k को y में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि फोर्स अपॉन एक्सपेंशन क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दिया इस वायर का, तो वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इसके इक्वल है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ वायर। मैंने क्यों किया? क्योंकि कल ही मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था कि अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है 1/k प्लस 1/k डैश। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? k इंटू k डैश बाई k प्लस k डैश। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक k है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ya बाय l, k प्लस ya बाय l। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। इक्विवेलेंट का मतलब दो स्प्रिंग की जगह जब एक स्प्रिंग लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। और टाइम पीरियड स्प्रिंग का होता क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट। तो एक काम करो, इसको उठा के यहां पुट करो, आंसर मार्क कर लो, आंसर आएगा। तो कभी भी एक स्ट्रिंग हो और एक स्प्रिंग हो तो आपने पहले स्ट्रिंग के यंग्स मॉडुलस को किस में कन्वर्ट करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट में। फिर सीरीज का फॉर्मूला लगाना है और आंसर आएगा। चेक करो, आंसर आ रहा होगा इसमें। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? क्या रहा आंसर? ये रही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। दिख भी रहा है यार, प्लस तो बीच में आना ही है। सॉल्व क्या कर रहे हो बैठ के? k1 इंटू k2 बाई k1 प्लस k2 होता है, तो प्लस को थोड़ा एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर चेक क्या कर रहे हो? इसमें तो आंसर ही भी है। हो गया, ठीक बोल रहा हूं ना? डन हो गया, सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 9th, सही है इसका? इसका सी समझ में आ रहा है? नहीं,
पेंडुलम सेटअप इन अ कार, और कार कैसे कर रही है, टर्न अराउंड रेडियस ऑफ आर। देखो ना, कार में पेंडुलम टांगोगे और कार को गोल घुमाओगे तो पेंडुलम कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि कार के पास है सेंट्रीपिटल और अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कैसे बनेगी, तो जब भी ये इस तरीके से घूमेगा अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। और एक और एक्सेलरेशन है जी, तो नेट एक्सेलरेशन क्या लगेगी, इन दोनों का वेक्टर सम, इसका और इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश, और जी डैश की जगह ये उठा के पुट कर देना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार अगर सेंट्रीपिटल में घूम रही है तो पेंडुलम के पास क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करना है 11th को। SHM along a straight line MNOPQ, MNOPQ, फिर वापस गई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, SHM में हो रहा है, चल रही होगी, रास्ता है बॉडी का। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट N एंड P इज 1/2 ऑफ इट्स पीक वैल्यू एट O। पीक वैल्यू ऑफ O क्या होती है, टोटल एनर्जी। पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ही टोटल है। तो कह रहे हैं N और P पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है। किसका हाफ है, पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी का हाफ है। तो N पे और P पे जो आपकी एनर्जी है वो टोटल का हाफ है। एक बात बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल का हाफ है तो पोटेंशियल भी टोटल का हाफ ही तो होगा, क्योंकि आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल है। इसका मतलब इन शॉर्ट काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल है। अगर मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी 100 है और काइनेटिक 50 है, आधी है, तो अंडरस्टूड है, पोटेंशियल भी फिर 50 ही है। काइनेटिक और पोटेंशियल इसका मतलब बराबर है। इन शॉर्ट N और P पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है। तो N और P पे ऐसा हुआ, तो मैंने जब काइनेटिक पोटेंशियल को बराबर किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, +- a/√2। तो मुझे पता लग गया कि P पॉइंट की दूरी यहां से a/√2 है और N पॉइंट की दूरी -a/√2 है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ टाइम पीरियड इज t, पूरे आने जाने का चक्कर कैपिटल T का है, तो NOP में क्या समय लगेगा ये बताओ। अगर कोई बॉडी N से चल के P पे आती है तो क्या टाइम लगेगा स्मॉल t, ये बताओ। कितने लोगों का आंसर आ गया, आ गया। क्या किया इसका अगला स्टेप, कैसे, तो y इक्वल टू, अगली क्वेश्चन क्या है, O से P, O मीन पोजीशन है, P की दूरी यहां से a/√2 है, तो
इक्वेशन लगाना, अगर कोई बॉडी ओ से पी पे जाती है, मीन से राइट जाती है, तो ये इक्वेशन है, और वाई की जगह a/√2 लगाओ, वाई की जगह a/√2 लगाओगे, ए से कैंसिल, तो क्या आएगा 1/√2, 1/√2 का मतलब क्या होता है π/4, ओमेगा टी 45 डिग्री π/4, ओमेगा क्या होता है 2 पाई पे बड़ा टी, पाई से पाई कट गया, टाइम क्या आ गया t/8। अब ये चांस की बात है क्या आंसर आ गया t/8, ये 45 डिग्री होता है ना 1/√2, तो π/4। तो यहां से यानी कि अब O से P जाने में टाइम टेकन कितना है t/8, तो बाय सिमेट्री अगर ये t/8 है, ये भी t/8 है, आंसर ठीक है। यहां तक तो पहले आपको पोजीशन निकालनी पड़ेगी, एन और पी की पोजीशंस क्या हैं, तो वो पोजीशन तो a/√2 आई गई, उस पोजीशन से टाइम निकालना पड़ेगा, इक्वेशन से टाइम निकालना पड़ेगा जो कि t/8 आ गया, और फिर उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मीन से एक पॉइंट का टाइम निकाला है, दूसरे पॉइंट का टाइम विल रिमेन सेम। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे सोचना है इसमें? चलो और क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। ये लो, SHM ऑफ ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.1 सेकेंड, क्या गिवन है कैपिटल टी, एम्पलीट्यूड कितना है 0.2, मैक्सिमम वेलोसिटी इजी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर, नहीं ए ओमेगा, वो एक्सीलरेशन का होता है, तो ए ओमेगा में क्या चाहिए, ओमेगा तो दे ही दिया क्योंकि कैपिटल टी आ गया, तो 2 पाई बाय कैपिटल टी ओमेगा आ गया, और एम्पलीट्यूड आपको 0.2 गिवन है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, आंसर। ये तो क्लास में किया भी था हमने ऐसा क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कल तक ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, कल टेस्ट SHM का पक्का लूंगा, रिवाइज हो जाएंगे ना सारे, SHM में जितना हमने काम किया उसका कल शॉर्ट टेस्ट है, सारा मिला के, सारा मतलब सारा खत्म, एंड है यार, अब क्या छोटा तोड़ तोड़ के कौन लेगा, ना ना ऑब्जेक्टिव नहीं, ओनली सब्जेक्टिव है।
Potential energy of a particle in SHM with amplitude A is maximum, displacement is A plus minus A. Potential energy maximum कब होती है? At extreme position. Extreme तो plus minus A होती है. Done. Next 14. आधे क्वेश्चन में तो मेरे को लॉज ऑफ मोशन चमकता हुआ दिखता है हर जगह इसमें. फिर आ गया लॉज ऑफ मोशन. स्प्रिंग तो कह रहे हैं ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड वर्टिकली टू सीलिंग ऑफ द कंपार्टमेंट. फिर से सीलिंग से टांग दिया पेंडुलम को ट्रेन के. इफ ट्रेन इज कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एंगल क्या? ये तो लॉज ऑफ मोशन है. ट्रेन अगर आगे एक्सेलरेट या मेरी तरफ एक्सेलरेट करेगी तो पेंडुलम सूडो फोर्स से इधर चला जाएगा. और उसने ए एक्सेलरेशन बताई और मान लो ये एंगल थीटा निकालना है, ये तो लॉज ऑफ मोशन है. याद करो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होते थे, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा. तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा यहाँ पे. टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? एम जी. टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए. तो बना लो टी साइन थीटा एम ए, टी कॉस थीटा एम जी. डिवाइड करोगे तो tan थीटा ए बाई जी आएगा और tan इनवर्स ए बाई जी. ये तो एस एच एम का इसमें कोई काम है नहीं, ये तो लॉज ऑफ मोशन का सिंपल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है क्या हुआ वैसे मैंने इसमें टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, इसकी जरूरत नहीं है, ये करो. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. मास m is suspended to a spring of length L and force constant K. तो मास टांग दिया स्प्रिंग के नीचे, फ्रीक्वेंसी F1 है. स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स एंड ईच हाफ इज लोडेड विद सेम मास. तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो क्वेश्चन है, देखो पहले काम करते हैं. एक कितनों को आ गया? एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के है. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल. फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? F1. न्यू की जगह यहां पर चलो पुट कर लेते हैं, न्यू कर लो, एक ही बात है. चलो ये फ्रीक्वेंसी है, पहला केस क्लियर है. अब अगर जब स्प्रिंग को काटते हैं, वर्क एनर्जी पावर में हमने किया था, जब स्प्रिंग को काटते हैं दो इक्वल हिस्सों में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है? कितना? 2k, डबल हो जाता है. ये आप चेक कर लो, वर्क पावर एनर्जी के अंदर लिखवा रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अगर लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये तो मैंने उल्टा शायद स्प्रिंग की एक शीट भी दी थी आपको प्रिंट आउट, उसमें लिखा हुआ है. ये नहीं दी तो आप देखना आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, और अगर फिर भी नहीं लिखा हुआ तो बता दिया. तो लेंथ अगर हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल है. तो ये लो, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेकंड केस में क्या कर दिया? डबल. और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? न्यू डैश. आंसर आ तो रहे. इस और इस फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? √2 का. तो आंसर न्यू डैश इज √2 इंटू न्यू. आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी F2 क्या हो जाएगी? √2 टाइम्स F1. तो समझ में आ रहा है जो कल हमने रिजल्ट किए थे उसके कैसे शॉर्टकट लग रहे हैं इसमें? ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया यार. कह रहे पार्टिकल SHM में लेंथ ऑफ द पाथ इज 8 सेंटीमीटर है. एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब y निकालना है. फ्रॉम मीन पोजीशन. काइनेटिक हाफ, काइनेटिक है हाफ, पोटेंशियल आधी, काइनेटिक आधी, पोटेंशियल बताया, तो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल. तो आंसर याद है, a बाई √2. इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर चेक करना. 17 का क्या है? 17.
तो क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल एसएचएम में विद अ टाइम पीरियड कैपिटल टी 12 सेकेंड है, टाइम इट टेक्स इन ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस हाफ द एम्पलीट्यूड कितना होता है, y इज इक्वल टू a/2, तो टाइम कितना लगेगा y इज इक्वल टू a/2 में, तो लगाओ इक्वेशन एसएचएम की, y की जगह लिखो a/2, हाफ हो गया, साइन थीटा हाफ कब होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ओमेगा टी क्या है π/6, ओमेगा क्या है 2π कैपिटल टी, पाई से पाई कैंसिल करके आंसर t/12, क्लास में भी करवाया था t/12। इस क्वेश्चन में कैपिटल टी की वैल्यू 12 गिवन है, सॉल्व करके आपके पास आंसर 1 सेकेंड है। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस को यूज करना है समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था इसके लिए, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व ये। नेक्स्ट, एक स्फेयर है, ब्रास का स्फेयर है, सस्पेंडेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग एंड ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, एक स्प्रिंग के साथ बॉल है और फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी एफ है। अब मैंने इसको इमर्ज कर दिया, पूरे सिस्टम को, स्प्रिंग मास सिस्टम को इमर्ज कर दिया किसी लिक्विड में, और लिक्विड के अंदर डेंसिटी कितनी है 1/10। अब नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम का क्या होता है, 2π√m/k। पानी में डालते ही क्या कभी मास चेंज होता है, नहीं होता। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है, ये भी नहीं होता है, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इट्स अ कांस्टेंट। तो जब चेंज ही नहीं होते तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, आंसर सेम है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम में अगर आप डाल देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आधा पोर्शन हवा में है और आधा पानी में है फिर फर्क पड़ता है। आपने पानी में बॉल तो डाल दी, स्प्रिंग हवा में है, और बॉल कभी हवा में आ रही है कभी पानी में आ रही है, फिर फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो कैसे कर रहे हैं आने वाले टाइम में आ जाएगा, वो क्वेश्चन मेरी बुकलेट में लिखा हुआ है। बट फिलहाल अगर पूरा का पूरा इमर्स्ड है, कुछ भी चेंज ना करना, फ्रीक्वेंसी एफ बोल देना, क्योंकि फिर आधे पोर्शन पे अपसर्स लगता है, पूरे पे लगता नहीं है, तो उसको बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट, जब पूरा इमर्स्ड है तो कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है विद हॉरिजॉन्टल हैज अ 2.5 kg मास हेल्ड बाय द स्प्रिंग विच इज फिक्स्ड एट द अपर एंड। ये देखो, ये रहा स्प्रिंग, यहां से लगा दिया और इंक्लाइन प्लेन पे टांग दिया मास को। मास इज टेकन 2.5 सेंटीमीटर अप अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर इसको कंप्रेस कर दिया, ऊपर ले गए। The tension in the spring reduces to 0. If mass is now released, angular frequency क्या है? देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम को हॉरिजॉन्टल टांग लो, वर्टिकल टांग लो, टेढ़ा टांग लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। इट इज इक्वल टू व्हाट, 2π√m/k। तो ओमेगा का फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, √k/m।
मास तो तुम्हें पता ही है इस क्वेश्चन में कितना है, ये रहा 2.5 kg। तुम्हें क्या नहीं पता, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए काम करते हैं, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, mg sin 30, और कौन रोकेगी इसे, kx। तो mg sin 30 इज इक्वल टू kx। आपको स्प्रिंग की एक्सपेंशन ऑलरेडी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर अप, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाता है। इसका मतलब वो अभी खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। तो एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और mg sin 30 तो k की वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा के पुट करके आंसर। तो बेसिकली तो आपने फोर्सेस को इक्वेट करके पहले आपने k निकाल लेना है, फिर उस k को यहां पर पुट करके ओमेगा की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम या कहीं भी दिख जाए, ओमेगा का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, अंडर रूट ऑफ k बाय m। दो फॉर्मूले याद करने को गए थे कल मैंने, एक टाइम पीरियड का 2 पाई रूट m बाई k, और यहीं से ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये रिपीट है क्वेश्चन प्लीज, a बाय रूट 2, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये भी सिंपल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, a मैक्स v मैक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हमने किया था, याद है? नहीं, इसमें एज नहीं, अलग है शोन, इसको छोड़ दो, सीरीज पैरेलल है, अपने क्लास में कर ही लेना है, इसमें रहने देते हैं शोन। आप क्वेश्चन नंबर करो, एम्पलीट्यूड का हो गया, ये लो 8th। क्या आंसर है, कैसे? देखो इसमें जो गर्ल है वो स्विंग के ऊपर है, सिटिंग पोजीशन में अगर वो खड़ी हो जाती है तो टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट होगा? टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, 2 पाई रूट एल बाई जी। जैसे ही वो खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास। देखो एक चीज सुन लो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब भी आप पेंडुलम की बात करते हो, पेंडुलम में जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है वो हमेशा कहाँ पर बांधना होता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो लेंथ जो ली जाती है एल पेंडुलम की, वो सीलिंग से लेके सेंटर ऑफ मास तक की ली जाती है। वो अलग बात है कि हम क्योंकि पेंडुलम में पॉइंट मासेस लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास यही होता है। अगर पॉइंट मास नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का लेना है। अब उस लड़की का सेंटर ऑफ मास जो है, जब वो खड़ी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास राइज हो जाएगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ घट जाएगी। स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, इट विल डिक्रीज। अब एक और क्वेश्चन आता है इसी कैटेगरी में, वो कहता है एक स्ट्रिंग है, इसमें पानी है, गुब्बारा है, पानी है, और ये स्ट्रिंग ये जो है कुछ इस तरीके से, और ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, पानी लीक हो रहा है, गिरता जा रहा है बूंद बूंद। टाइम पीरियड का क्या होगा? पहले जब पानी पूरा भरा हुआ है, फिर तो लेंथ कहां से ली जाएगी, टिल सेंटर ऑफ मास। पानी खाली हो रहा है तो नीचे नीचे सेंटर ऑफ मास नीचे होता जाएगा, पानी के अंदर मिलेगा ना, नीचे मिलेगा। पानी बिल्कुल खाली हो गया, बॉल खाली होगी, सेंटर ऑफ मास फिर कहां पर आ गया, सेंटर पे आ गया, लेंथ फिर छोटी हो गई। तो पहले लेंथ बढ़ती जाएगी जब तक पानी खाली नहीं होगा, और फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया तो लेंथ घट जाएगी। इसका मतलब पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर टाइम पीरियड घटेगा। तो ऐसा ऑप्शन मार्क कर देना इसमें। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक?
तो आपने सेंटर ऑफ मास के साथ इसकी लेंथ को कंसिडर करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा हो जाता है। +2 का क्वेश्चन है, वैसे +2 में भी कर सकते हो, अभी बता देता हूँ। ये सुना हुआ है आपने फोर्स का फॉर्मूला QE? नहीं, छोड़ो, रहने दो यार, +2 में करेंगे, रोज ये करना है, फायदा क्या होता है। 1/2 डैम्प्ड ऑसिलेटर अभी नहीं करना। डैम्प मीन्स एनर्जी लॉस लेना है, और हमने अभी एनर्जी लॉसेस नहीं लिए, तो अभी होगा नहीं, एनर्जी लॉस बाद में होगा। QE किया हुआ है फोर्स, F इज इक्वल टू Q इंटू E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, छोड़ो, +2 में यही काम करना है, यही तो है +2। तभी तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SHM भी यूज होना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो करना है 13। Mass m is suspended from a light spring. An additional mass m is added, displaces the spring further by x. m तो लटका हुआ था, छोटा m डाल के स्प्रिंग और एक्सपैंड हो गया। Combined mass will oscillate in a spring with a time period of, इकट्ठे अभी ये ऑसिलेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2π√m/k। m की जगह क्या पुट करेंगे? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यार हर हालत में ये आंसर तो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, जो टाइम पीरियड है t, वो क्या होगा? 2π√, जब दोनों के दोनों मासेस आ जाएंगे ये आंसर होगा। और मैं देख पा रहा हूं इसमें k को सब्सटीट्यूट किया है, k ढूंढना पड़ेगा। पर एक बात पक्की है, न्यूमिनेटर में तो m प्लस m आना ही आना है, तो ये तो नहीं ऑप्शन हो सकता, ये तो नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑप्शन तो इन दोनों में से होगा, जो भी होगा। अब चलो 2 मिनट कॉमन सेंस। k का फॉर्मूला फोर्स अपॉन F इज इक्वल टू kx होता है ना, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो x को तो हर हालत में ऊपर आना ही है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पर मैंने को बता दिया कि इसका आंसर ऐसा है। ठीक, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? आपने, उसने क्या बोला, जब आपने स्मॉल m को हटाया या स्मॉल m को रखा, कैपिटल M तो पहले ही लगा हुआ था, छोटे m को जब रखा तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया बाय x। इसका मतलब उसकी जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई वो mg की वजह से आई, तो mg इज इक्वल टू kx, क्योंकि mg लगाने से स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ बाय x, तो mg इज इक्वल टू kx। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। k निकाल लिया, तो टाइम पीरियड 2π√m प्लस m बाय k को यहां पुट करके आंसर x आएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे सोचना है आपने इसमें? ठीक है, इसका आंसर ये ऐसा बहुत आता है,
0.001 साइन ऑफ 100 बाई टी प्लस 0.005 का टाइम पीरियड क्या होगा? पहले ना इसको जरा ध्यान से लिख लो। 100 पाई, देखो ये ना कुछ ऐसे चल रहा है, x की वैल्यू जो आपको x की वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0.01 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी प्लस 0.005 ऐसे। तो x इज इक्वल टू 0.01 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 100 पाई इंटू 0.005। इसे कॉमन इसको ओपन करना ही करना है, ऐसे मत करना। अब ये सही बना, देखो हमें जो आदत है काम करने की क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये देखो अब कंपेयर करना इजी हो गया। यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 100 पाई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसल, कैपिटल टी आएगा। ऐसे बिना मल्टीप्लाई किए करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो पक्का क्वेश्चन में बाहर लेगा ही लेगा कॉमन। देखना आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपने ओपन करके पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है ना, इस फॉर्म में लेके। अब टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है। समझ में आ रहा है क्या स्टेप है इसमें? सेकेंड पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ स्पेस लैब। छोड़ो यार इसे भी, क्या स्पेस लैब में क्या ही करना है क्वेश्चन, ये भी ठीक है, हो गया जी। उसमें स्पेस लैब में जी को 0 पुट करना होता है, कुछ करना नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन आ जाते हैं यार, ये क्वेश्चन करना 17th। ये तो एरर से भी हो सकता है वैसे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये तो एरर के क्वेश्चन में किया था सच। एरर का चैप्टर याद करो। टाइम पीरियड टी है एक पेंडुलम का, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज बाई 21%, लेंथ 21% बढ़ गई तो फिर परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या है? तो चलो मैं एरर लगाता हूं, देख लें। हाँ यही बताने वाला था, एरर्स का चलेगा नहीं। वो दो एरर्स के चैप्टर में 2% 1% चेंज पे चल पाता है, 21% चेंज है मत लगाना एरर्स, वो स्मॉल चेंज के लिए है। तो आप एक्चुअल मेथड ही करना, ठीक है। मैं करने दिखाने वाला था आपको कि कितना वेरिएशन आता है, जो आपने बोल ही दिया ठीक है। तो 21% में मत लगाना एरर्स, लगाओ फिर नॉर्मल लगा लो फॉर्मूला। पहले मैं थोड़ा, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था एक लेवल ऊपर शुरू किया था, पर मेरे को लगा कि नहीं पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आज। तो ये फ्रीक्वेंसी नीचे की आज, वो फ्रीक्वेंसी ऊपर है, वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम ले लूँगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा ही ना हो जाए, कहीं गैप हो जाएगा एकदम चीज़ों में। अब इसमें गैप कम होगा। तो इसमें इजी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी। तुम 21% 21% लेंथ को बढ़ाओगे तो क्या बनेगा 121 एल बाई 100। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों को डिवाइड कर लिया। 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, और 100 का क्या होता है 10, तो 11 बाई 10। 1 माइनस कर लिया दोनों में से, ताकि ये क्या आ जाए टी डैश माइनस टी बाई टी। आंसर क्लियर है यहां तक? डिवाइड करके टी डैश बाई टी की रेशियो तो आ ही जाएगी, और 1 1 दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैथ से अब शुरू करते हैं। ये वाली शीट जो है ना, ये काफ़ी बहुत बढ़िया शीट है। ये एक लेवल ऊपर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। इसको शुरू करने के लिए मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, अपनी शीट वाली प्रॉब्लम पे जाना पड़ेगा वापस।
ठीक है, तो ये आज हमने क्लास की स्टार्टिंग में 2 प्रॉब्लम्स कर ली थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक लेवल ऊपर की प्रॉब्लम मैंने यहाँ नोट की हुई है, आप अपने PYQ में देखेंगे ऐसे बहुत मिलती जुलती प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बुकलेट ओपन कर लें, x की वैल्यू, ध्यान आगे प्लीज, x की वैल्यू इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ये गिवन है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान आगे। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की जो आदत है वो कैपिटल T में है। पहले ठीक तरह करके लिखो, पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल T, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया? कैपिटल T बाई 2। इसका मतलब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम टाइम 0 टू कैपिटल T बाई 2। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो 0 से कैपिटल T बाई 2। अब इस केस में क्या आंसर बोलो, क्या? ठीक है, तो इस केस में आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है? पहले जब तक आप पार्टिकल की स्टार्टिंग देखो, अगर तो ये पार्टिकल मीन से स्टार्ट होता फिर तो यार मैं ओरली कर देता क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये मीन से स्टार्ट होता, मान लो पेंडुलम है और मुझसे कोई पूछता एवरेज स्पीड, ठीक है ठीक है, तो इस केस में अगर ये मीन से स्टार्ट होता, कैपिटल T बाई 2 का मतलब होता है T बाई 4 जाना और T बाई 4 वापस आना, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गई? 0। प्रॉब्लम क्या है? कहां से स्टार्ट हो रहा है पता ही नहीं है, तो फिर कैसे पता करते कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्या क्या करूं? पहला स्टेप, टाइम को 0 पुट कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x आएगा, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब तो घड़ी 0 पे थी। तो एक काम करो, इसलिए मैंने सबसे पहले 0 पुट किया टाइम को, तो टाइम को 0 पुट किया, क्या बना? x इज इक्वल टू a साइन पाई बाय 6, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाफ, तो आंसर क्या आ गया? a बाई 2। यानी कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? a बाई 2 है। स्टार्टिंग पता लग गई। अब एंडिंग कहां पर है? एंडिंग है एट टाइम कैपिटल T बाई 2, 0 से कैपिटल T बाई 2, तो मैंने स्मॉल t की जगह क्या पुट किया? कैपिटल T बाई 2। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल T, कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, तो सॉल्व करके क्या आया? पाई। मेडिकल के लोग, साइन ऑफ पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, ऐसे ही है, थर्ड है, ठीक बोल रहा हूं? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और क्योंकि पाई है तो पाई बाय 6 का पाई बाय 6 होगा, तो a माइनस a साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हाफ है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस a बाई 2। तो ये पता लग गया कि स्टार्ट कहां से हुआ था? a बाई 2, और जा कहां पे रहा है? माइनस a बाई 2। तो पहला पॉइंट क्लियर है, बाकी तो बात की बातें हैं, पहले स्टार्टिंग एंडिंग तो देख लें। तो ये कहानी समझ में आ गई यहां तक। तो अब माइंड में कैलकुलेशन करो और इसका डायग्राम बनाओ। जैसे ये मीन है, ये माइनस a है, ये प्लस a है, एक्सट्रीम है, कहां से स्टार्ट करना है? a बाई 2। अब a बाई 2 से कहां पे आ रहा है? माइनस a बाई 2। कोई मुझे ये बताए कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? a बाई 2 से माइनस a बाई 2, लाइन ऐसे भी जा सकती थी। मैंने कहा ना, पहले बॉडी यहां जाएगी फिर यहां आएगी। मुझको कैसे पता लगा? ये भी तो हो सकता था कि बॉडी सीधी यहां से यहां चली गई, क्योंकि साइन है, साइन फंक्शन का मतलब मूविंग टुवर्ड्स राइट, इधर ही जा रहा है। यानी कि बेसिक फंक्शन, जो आप पहला लेक्चर ये तो कह रहा था साइन फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है, तो घूम के ही आया होगा, पक्की बात है। यानी कि यहां से यहां गया होगा, अब यहां आया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट है, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोलो, यहां से यहां कितना? a बाई 2, यहां से यहां कितना? a बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस
ए बाई टू, मैग्नीट्यूड लेने हैं टोटल लेंथ के, ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू। और ऐसा कितनी देर में हुआ, 0 से कैपिटल टी बाई टू की जगह उसने टाइम क्या दिया था, पाई बाय ओमेगा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां का शॉर्टेस्ट क्या है, ए बाई टू प्लस ए बाई टू। अब घुमा के मत लेना, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट है तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना, ए, टाइम तो वही है पाई बाय ओमेगा। कोई तुम्हें एवरेज वेलोसिटी या स्पीड तुम्हें क्यों देगा मोशन में से यार, क्यों इसमें से नहीं देगा मुझे बताओ यार। पॉइंट समझ में आ रहा है। वॉल्यूम 2 क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, वॉल्यूम 1 बेस बनाता है, मैंने हमेशा बोला था, और बेस स्लो बनते हैं, इसलिए पहले 5 महीने में स्पीड आराम से खराब ना हो जाए, क्योंकि वहां खराब हो गया तो ये भी खराब हो गया, सेम है। वहां ठीक हो गया, अब आपको कहानी समझ में आ रही है, अब तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है घर पे। तो ट्रिक समझ में आई, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ढूंढो, जर्नी बताओ क्या होगी, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि बॉडी कहां से कहां गई, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और शॉर्टकट नहीं है व्यू निकालने का इसमें एवरेज स्पीड का। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये एकदम काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। लो दबा के क्वेश्चन आते हैं इसमें यार, मैं तो एडवांस से लिया हुआ है, पर ये मेंस और नीट में भी आता है। क्वेश्चन है वो आपको देखो, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एनर्जी से एसएचएम प्रूव करने का ट्रिक है। ध्यान से देखो, आपने ये तो सुना होगा पेपर में गिवन है एसएचएम की, ये एग्जांपल एसएचएम में है, फिर तो प्रूव ही नहीं करना। आपने ये सुना होगा कि चलो पेंडुलम है, एसएचएम में कैसे प्रूव करना है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। कल हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स पर, आपने ये नहीं सुना होगा एनर्जी से भी एसएचएम प्रूव हो सकता है। और ये जबरदस्त पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी, ये रही पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, और जानबूझ के तुम्हें वो क्या करेगा इसमें, यू नॉट, जैसे अगर आप ध्यान से देखो वो कॉस फंक्शन देगा। कॉस फंक्शन देने के 2 खास रीजन है, कॉस में ही देगा पोटेंशियल एनर्जी, दिखाता हूं क्यों। पहला रीजन तो यह है कि स्टूडेंट कॉस इसलिए क्योंकि वो जब एनर्जी वो आपको देगा पोटेंशियल, आपको चाहिए एसएचएम में प्रूव करने के लिए स्टोरिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन किया था वर्क बाय एनर्जी में, F इज इक्वल टू माइनस, याद करो, डी यू बाय डी एक्स। याद आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं फिर से। सबसे पहले फाइंड करो रिस्टोरिंग फोर्स, यू की उस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट करो, और याद रखना यहां पर सी जानबूझ के कांस्टेंट सी दिया हुआ, वो के भी दे सकता था, मालूम है क्यों, ब्रैकेट से कंफ्यूज हो जाओगे खुद, सी है कि ब्रैकेट पता ही लगता बीच में, ध्यान से ये सी है। तो इस केस में आप इसे डिफरेंशिएट करो, माइनस यू नॉट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। स्टेप क्लियर है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है, 0, माइनस cos cx की डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन cx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cx। सही। नेक्स्ट है माइनस 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 विल गिव माइनस साइन ऑफ cx, c कांस्टेंट आ गया, dx बाई डी एक्स इज 1, c को आगे ले आओ तो ये आपके पास फोर्स है, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, साइन में आगे। अब एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, मास को नीचे ले आए, जानबूझ के कॉस देगा क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन में आएगी, और जितने एसएचएम हम करते हैं वो शॉर्ट वाइब्रेशंस के लिए होते हैं, छोटी वाइब्रेशंस, एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए साइन cx को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है, cx। ये हर क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली करना ही है, जानबूझ के तुम्हें कॉस देगा ताकि उसे पता है कि साइन आएगा, और साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज एंगल इटसेल्फ cx। तो यहां से अब c से c मल्टीप्लाई, तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, ये एसएचएम हो गया, एसएचएम हो गया। अपनी एसएचएम की इक्वेशन निकालो, ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करो, ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड आ गया, वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा तो ये आंसर आएगा। कुछ नहीं करना आपने, जब भी तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में यू देगा, आपने पहले एसएचएम के अंदर जब वो टाइम पीरियड पूछेगा, तुमने पहले एफ निकाल लेना है, एफ इज एम में से ए आ जाएगा, फिर ए से एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप है, एनर्जी से कैसे आप टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? इसके अंदर जैसे ये नहीं कर पाएंगे, अगले लेक्चर का काम है ये सब, क्योंकि इसके अंदर ना टॉर्क्स की प्रॉब्लम लग रही है, टॉर्क की। कुछ और देखता हूं, रुको 1 मिनट। ये बुकलेट में किसका? ये बुकलेट में तो है, ये तो बुकलेट पढ़ रहा हूं मैं तो। बुकलेट ओपन करो, ये तो सारा कुछ है उसमें। ये हैंड रिटन सारी बुकलेट स्टार्ट हुई हुई है। ये तो मैं देख रहा हूं कि आज के लेक्चर से थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ये ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक दीवार है, एक वॉल है और एक पेंडुलम है। पेंडुलम टू एंड फ्रो है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपको टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का। एनर्जी लॉस कुछ नहीं है इसमें, टक्कर होने के बाद भी कोई एनर्जी लॉस नहीं है। टाइम पीरियड निकालना है जब बीटा लेस देन अल्फा। मतलब क्या है बीटा लेस देन अल्फा का? क्यों दिया ये बीटा लेस देन अल्फा? दीवार से नहीं टकराएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर बीटा छोटा होगा अल्फा से, बीटा लेस देन अल्फा, तो यानी कि देखो अगर बीटा अल्फा के इक्वल है फिर तो दीवार से टकराएगा। तो बीटा लेस देन अल्फा का मतलब जैसे 60 डिग्री है तो ये सिर्फ 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही जाएगा। इसका मतलब दीवार से नहीं टकराएगा। और अगर दीवार से नहीं टकराएगा फिर तो टाइम पीरियड सिंपल है, 2π√L/g डन। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो बीटा ग्रेटर देन अल्फा, अब ये 30 डिग्री था और ये 70 डिग्री है, अब तो टक्कर होनी ही है। अब टाइम पीरियड क्या होगा? यहां तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो पता ही है टाइम पीरियड क्या है, T/4 T/4 T/2। प्रॉब्लम है यहां की टाइम पीरियड की, क्योंकि यहां टक्कर हो रही है। अब यहां निकालना पड़ेगा, आधा पोर्शन निकालना पड़ेगा, आधा याद है आंसर। तो क्या करना है? सबसे पहले इमेजिन करो, अगर मैं सिर्फ यहां की बात करता हूं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, T/4, ये T/4। लेकिन यहां से यहां T/4 नहीं, क्योंकि जर्नी पहली खत्म हो गई। तो कितनी? T। और यहां से यहां टक्कर के बाद T, तो टोटल टाइम पीरियड क्या बनेगा? T/4 प्लस T/4 कितना? T/2। और T प्लस T कितना? 2T। क्लियर है? तो आधा तो वैसे ही आ गया, आधा हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर ये T होता क्या है पेंडुलम में? 2π√L/g। चेक करो, T की जगह 2π√L/g। अब बस मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्मॉल t। अगर मैं स्मॉल t निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? निकाले स्मॉल t। स्मॉल t निकालने के लिए एक चीज नोट करो, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं गया, लेकिन ध्यान से देखो, इसने ये वाले एंगल दिए हुए हैं, और जबकि हमने आज तक जो SHM किए उसमें ये वाले एंगल्स हमने लिए कब? हम तो कंसिडर भी नहीं किए, हम तो सर्कुलर मोशन के फेज लिया करते थे कि फिजिकल एंगल्स हैं जो एक्चुअल में एंगल कवर हो रहा है। तो एक तरीका है, अगर वो एंगल कवर कर रहा है तो नॉर्मली इक्वेशन क्या होती है? y = a sin ωt। इसके अंदर इक्वेशन क्या होगी? अब क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? बीटा ग्रेटर देन अल्फा। मतलब कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो बीटा बड़ा है, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एंगल कवर कर सकता है? बीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं एंगल्स की, तो मैक्सिमम एंगल कवर कितना है? बीटा। और लेकिन हमारा इस केस में एंगल कवर कितना है? सिर्फ अल्फा। तो एंगल्स की फॉर्म में, अब ये y की फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनाई मैंने, एंगल की फॉर्म में बना ली। तो एंगल की फॉर्म में हमारा एंगल कवर कितना है? अल्फा। और मैक्सिमम एंगल कवर कितना है? बीटा। तो इसको मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब एंगल भी पीरियोडिकली अपने वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? चेंज। उठा के इक्वेशन ही एंगल में कन्वर्ट कर दी, बीटा। अल्फा बाय बीटा, साइन इस तरफ जाएगा, साइन इनवर्स, ओमेगा नीचे आ गया, स्मॉल t की वैल्यू आ गई, और आंसर, आधा आंसर तो आया पड़ा था, और स्मॉल t को यहां पुट करके आंसर। तो ये एक नई टेक्निक है कि कैसे उसने एंगल्स को पीरियोडिक मोशन में कन्वर्ट कर दिया।
अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली चेंज हो रही है, आपके एंगल्स भी पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं और आपकी इक्वेशन एंगल में कन्वर्ट करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन आप मार्क करना। तो एक नई टेक्निक है इसके अंदर भी जो आप यूज कर सकते हो, जैसे